उनकी गली में हम वाह! एक काम से गए थे, हर काम से गए। तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम यास्मीन हो। वो शॉक्ड हो गए, उसके हाथ से फ़ोन गिर पड़ा। मैं और यास्मीन, हम एक चाँद दो पादर थे। बोरियाँ भर के खत लाते थे। रात आज भर भी। हमारे बेडरूम में फर्श पे वो खत बिछा के एक-एक खत पढ़ती थी और अंडरलाइन करती थी जिसका जवाब देना है। मैंने कहा कि मैं नईमा, मोटी डॉक्टरनी दा पुत्र, वो नंगे पैर बेचारी जी। भागी-भागी आई, दरवाज़ा खोल के गई। मैंने कहा मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो तुम्हारा, कहेंगे बस फेर ना आई थे। ये पिंड दा वोट तेरा हो गया। फैज साहब की फराख दिली और गुरबा और गरीबों से हमदर्दी के नतीजे में इसके पीछे जो ज़मीन थी उसमें कुछ महाजरीन रहते थे, उन्होंने सरेंडर कर दी उनको। प्रेसिडेंट अयूब खान ने ये फैसला किया है जी। कि हमें चाइना से ताल्लुकात पैदा करने चाहिए। चाइना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेबर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बियॉन्ड विद behजत और आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती हैं, ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान में फ़न, तालीम, अदब और सकाफ़त के मैदान में कोई भी शोबा हो, उनकी बड़ी गहरी छाप आपको नज़र आएगी। एक ऐसा फ़नकार है जो सिर्फ़ अदाकार नहीं, उस्ताद हैं, मुहक्किक हैं, मुसन्निफ़ हैं और अगर ये कहा जाए कि वो खुद एक इदारा साज़ हैं, तो कोई गलत बात ना होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के मुमताज़ फ़नकार नईम ताहिर साहब की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम behजत, आपने तो मेरे सारे राज खोल दिए। मैं तो दीवानावार सारी ज़िंदगी काम में लगा रहा हूँ। देखें ना जी, आपने आपको खुद पता है इस बात का, आपने पिछले एक दफ़ा प्रोग्राम हुआ था, आपने कहा था कि पुरानी मैं राज़दार हूँ, जो चीज़ें खोल देती हूँ, आपके पुराने ड्रामों की, जिसके बारे में बहुत बात नहीं होती। लेकिन आज इससे पहले कि मैं आपसे आपकी इन सारी कामयाबियों के बारे में बात करूं, अगर एक-एक करके करें, तो मेरा ख़्याल है कि कई प्रोग्राम लग होने चाहिए इस बारे में कि कौन से शोबे में आपने का क्या-क्या आपकी खिदमात रहीं। लेकिन सबसे पहले मुझे बात करने दीजिए, मेरे दिल के अंदर रहने वाली और आपकी तो ज़ाहिर है कि जिसके लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, आपकी शरीके हयात थीं, आपके साथ सारी ज़िंदगी गुज़ारने वाली यास्मीन ताहिर चली गईं। मैं ये कहते हुए मुझे अल्फ़ाज़ कहते हुए अजीब लगता है कि मैं आपसे पूछूँ, इतनी सारे इकट्ठा रहने के बाद यास्मीन के इस तरह चले जाने से कैसे लगता है? बड़ा मेरा स्टूपिड सवाल है लेकिन माफ़ कीजिएगा, मुझे पूछना ज़रूर है आपसे। क्या पूछती हो? ऐसे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। मैं और यास्मीन, हम एक चाँद दो पादर थे। हम 65 साल इकट्ठे रहे और हर वक्त हमारी एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती गई, कम न हुई। अब वो मुझे छोड़ के चली गई है। काश न गई होती। और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इस बाकी ज़िंदगी का क्या करूं। अ, वो तो देखिए ना, अब आपके पास जो आपके बेइंतहा कीमती असासे हैं, जो यास्मीन ताहिर के और आपके दोनों के इकट्ठे हैं, फ़ारान हैं, अली हैं, मेहरान हैं, ये सब लोग आपके साथ हैं और आप सब मिलकर उस एक शख्सियत को हमेशा याद ज़हन में साथ रख सकते हैं, आप उनके साथ-साथ चल सकते हैं। कोई भी हर जगह पे उनकी याद होगी, जो आपका हाथ पकड़ के आपको साथ लेके चलती चले जाएगी। इस बात का मुझे बहुत अच्छी तरह से इल्म है। आपको मालूम है मेरा उनका बहुत लंबा साथ रहा और मेरी और उनकी जो अक़ीदत है, मोहब्बत है, वो भी आप जानते हैं। मुझे आपका यहाँ
अमेरिका का वो ट्रिप भी याद है जो कुछ साल पहले आपने किया जब यास्मीन की तबीयत कुछ ख़राब होना शुरू हो गई थी। और मुझे याद है कि किस तरह आप कितनी मोहब्बत से उनकी देखभाल कर रहे थे और सारा दिन हमारा यहाँ भी साथ गुज़रता था। तो बस सब जिसे कहते हैं यादें बाकी रह जाती हैं। तो हम बात प्रोग्राम करते हुए उनके बारे में कहीं-कहीं कोई न कोई बात तो चलती रहेगी क्योंकि आपका ज़िक्र और उनका ज़िक्र एक-दूसरे के बगैर मुकम्मल होता नहीं है। बहजत, आप मुझे जी, क्या हमने जितनी इंसानी तौर पे कोशिश हो सकती थी की, घर में अस्पताल बना लिया, 24 घंटे की नर्सें रख दी, डॉक्टर रख दिया, लेकिन मेडिकल साइंस में अल्जाइमर का इलाज ही दरियाफ्त नहीं हुआ। सुना कि शायद हिकमत में है, वो भी ट्राई कर दिया, लेकिन हुआ वही जो मंजूर खुदा था। मुझे याद है कि उस वक़्त ये तकरीबन जब लोग लास्ट टाइम भी हुआ था ये आप लोग आए थे, तो उस वक़्त इसका आगाज़ हो चुका हुआ था क्योंकि कुछ चीज़ें वो भूलने लगी थीं और मुझे इस आर्ज़े के बारे में ज़्यादा पहचान इसलिए है क्योंकि मेरी अपनी वालदा इसी आर्ज़े के तहत गई कि में मुब्तला गई थीं। और एक वक़्त वो आता है कि जब अल्ज़ाइमर के मरीज़ जो हैं, उनके लिए तो शायद पता नहीं वो कहाँ होते हैं, किस दुनिया में होते हैं। लेकिन जो उनके साथ रहने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत, बहुत तकलीफ़देह बात हो जाती है कि वो उस तरह से उन चीज़ों को साथ लेकर नहीं चल सकते, जैसे कि वो सारी ज़िंदगी उन्होंने किया और जो सारे काम वो करते रहे, वो पता नहीं ये एक अजीब चीज़ है। इसके बारे में बहुत बात हो सकती है। थोड़ी-सी बात अब आपके बारे में करते हैं पहले कि जब पार्टीशन हुई, जब बर-ए-सग़ीर की तक़सीम हुई, आज़ादी जिसको कहते हैं, पाकिस्तान बना, उस वक़्त की कुछ यादें मुझे मालूम है कि आपके ज़हन में ज़रूर होंगी क्योंकि जिस तरह से आप ज़िंदगी को देखते हैं, सोचते हैं, उस वक़्त अगरचे आप बच्चे थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ यादें आपके ज़हन में ज़रूर होंगी। हमारे नाज़रीन को बताइए ज़रूर, देखने वाले सुनना चाहेंगे आपसे वो यादें भी। बहजत, मैं सारी ये बातें जो आपने कही हैं, मैं जी, कोशिश करूँगा कि मैं सारी आपसे अर्ज़ करूँ और बताऊँ, लेकिन इससे पहले एक बात जो गुज़श्ता से मुंसलिक है यास्मीन से। जी, यास्मीन और मैं हर बात एक दूसरे की मानते थे। आखिरी मर्तबा जब वो अस्पताल ले जाई गई जी। माफ़ और कीजिए। उसको ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही थी मशीन के ज़रिए, तो मैंने मेरी बेबसी से मैं रात भर रहा हुआ था। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए घर आने लगा, तो मैंने उसको चलते-चलते कहा, "मीनू", मीना कहता था मैं उसको, "मीनू, जाना नहीं, इकट्ठे जाएँगे।" बस सारी ज़िंदगी में यही एक बात है जो वो न मानी या ना मान सकी। डॉक्टर ने कहा कि मशीनों से भी उनका दिल अब आगे नहीं चल पा रहा और वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। पार्टीशन के टाइम पे लाहौर के करीब हम थे। एक इलाका है जिसे इलाका नवाब साहब कहते हैं और उसका हेडक्वार्टर था अली रज़ा आबाद। जी, मेरी वालदा इस सब कॉन्टिनेंट की पहली खातून डॉक्टर थी और जी। ज़रा मोटी थी, तो उनका नाम मशहूर था डॉक्टर मोटी डॉक्टरनी। अच्छा, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो इतनी थी कि जहाँ कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता था, तो अंग्रेज़ हुकूमत मोटी डॉक्टरनी को ज़िम्मेदारी दे देती थी। अच्छा। तो अली रज़ाबाद के 40 गांव में सिर्फ एक अस्पताल बनाया गया था जिसमें औरतों और बच्चों की सेहत का ख्याल रखा जाता था और मोटी डॉक्टर नहीं, वो अच्छा, उसकी इंचार्ज थी। अब बड़ी दूर दूर से लोग उनको बुलाने के लिए आते थे
और उन्हीं में से मेरे एक दो लोग दोस्त भी बन गए। मैं छोटी उम्र का था, 7-8 साल का था। तो जी, उनमें जो बातें तो बहुत सी हैं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक आध आपको अहम बात बताता हूँ। जी, वहाँ हमारे करीब ही एक और गांव था, भोपतियाँ। भोपतिया की तमाम आबादी जो थी वो सिखों की थी, और सरदार बहावल सिंह उनका सरदार था, और जी, उनके बेटे का नाम था दिलावर सिंह। मेरे दिलावर से बहुत दोस्ती हो गई। कभी कभी अपना घोड़ा भी ले आता था, हम घोड़े की सैर पे चले जाते थे। लेकिन जब पार्टीशन की टेंशन बढ़ी तो लोगों का ख्याल हुआ कि शायद ये सिख हैं, वो अली जी, रज़ा बात पे हमला करेंगे। और भोपतिया वाले सरदारों को ये ख्याल हुआ कि शायद अली रज़ाबाद से उन पर हमला किया जाएगा, क्योंकि पार्टीशन पे नंबर्स गेम चल रही थी कि जहाँ ज़्यादा मुसलमान होंगे वो पाकिस्तान में जाएगा, जहाँ ज़्यादा गैर मुस्लिम होंगे वो इंडिया में जाएगा। तो एक दूसरे को पुश किया जा रहा था, तो ये टेंशन चल रही थी। कभी कभी अफवाह उड़ती कि सरदार बहावल आ रहा है, तो लोग अपने घरों से छोटे मोटे दफाई सामान, कोई छड़ी, कोई कांटा, कोई छुरी, कोई बंदूक उठा के आ जाता। और कभी उनके पास अफवाह जाती तो वो तैयार हो जाते। आखिर एक दिन इतला आई कि सरदार बहावल सिंह आ रहा है। बस क्या था, सारा अली रज़ाबाद जो था वो चौकन्ना हो गया कि सरदार बहावल सिंह तो आ रहा है, तो इसका मतलब वो हम पे हमला करने वाला है। थोड़ी देर में इत्तला आई कि सरदार बहावल सिंह आ तो रहा है, लेकिन अकेला आ रहा है, उसके साथ कोई भी नहीं है। अब सब हैरान थे कि ये क्या बात है, ये अकेला आ रहा है। सरदार बहावल सिंह आ गया। सरदार बहावल सिंह ने आके दारोगा जी के हवेली पे नॉक किया। उसने कहा कि दरोगा जी किथे हो। दरोगा साहब सामने आए, तो उसे हैरत से देखे, हाँ भाई बहावल, किस तरह आए हैं। तो बहावल का जवाब सुनने से ताल्लुक रखता है। जी, सरदार बहावल ने कहा, दरोगा जी असी इत्थों दे जमपल, यहीं के रहने वाले, हमें तो भोपतिया से बाहर की जगह का पता भी नहीं है। हम कहाँ जाएं, हम नहीं कहीं जा सकते। आप ताडे नाल साडे भैणा भाइयों वाले तल्लुकात ने, तानू छड्डना भी नहीं चाहते। तो फिर असी सारे पिंड ने सोचा कि रब तो सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ही है, फर्क की है। असी सारा पिंड मुसलमान हो गए हैं। ये सुन के सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि पूरा का पूरा गांव ही मुसलमान हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो भोपतियाँ इस तरीके से फिर वो साथ रहा, आज भी मौजूद है। और बहुत अरसे के बाद जब मुझे इलेक्शन के ज़माने में नेशनल असम्बली का टिकट दिया गया इस इलाके से, तो भोपतियाँ मेरे उसमें एरिया में था जहाँ से मुझे वोट पड़ने थे। तो मेरे सपोर्टर्स ने कहा, जी कि आप कैंपेन तो कर रहे हैं, जी, लेकिन भोपतियाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ तो एक सरदारनी है, अच्छा, वो जिसको कह देगी सारा गांव उसको वोट दे देगा। तो आप सोच लें। मैंने कहा भाई मैं तो जाऊंगा, जो भी है। मैं चला गया। मेरी वालदा को लोग मोटी डॉक्टर नहीं कहते थे, वो मोटी थी ना। जी, और और दूसरे उनके साथ एक ये था कि मोटी डॉक्टरनी के हाथ में शफा है। अच्छा, तो ये दो बातें उनकी बड़ी मशहूर थी। तो मैं चला गया वहाँ। मैंने जाके सरदार बहावल सिंह के जो घर था उस पे बाहर दस्तक दी। तो अंदर से आवाज़ आई, केड़ा है। मैंने कहा कि मैं नईम हाँ, अच्छा, मोटी डॉक्टरनी दा पुत्र। मैं क्या बताऊं तुम्हें, वो नंगे पैर बेचारी जी, भागी भागी आई, दरवाज़ा खोल के गई। नईम तो कितने से,
नहीं तो किथे से दिलावर तेन याद करदा करदा इस दुनिया तो चला गया। हाय हाय। यानी कि किस तरह आया है? मैंने कहा मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो तुम्हारा, कहेंगे बस फेर ना आए थे, ये पिंड दा वोट तेरा हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। यही नईम साहब, ये वो बातें हैं, ये वो वफ़ादारियाँ हैं जो मेरा ख़्याल है कि वक़्त के साथ-साथ शायद अब नज़र नहीं आती, या लोग उस तरह के नहीं रह गए, या कम से कम होते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आती। मुझे आज भी मेरा दिल चाहता है कि कोई वैसी ही वफ़ादारी, वैसा ही लिहाज़, वैसी ही शाइस्तगी हमारे सामने हो, लेकिन ज़रा कुछ कम-कम ही दिखाई देती है आजकल। कुछ थोड़ा-सा मुझे ये शिकायत रही है। तो मुझे ये बताइएगा हाँ कि है, जी। इंसानी रिश्तों की कदर अब वैसे नहीं रही, कम हो गई है। लगता कुछ जी ऐसे कहिए। ही है, बिल्कुल लगता कुछ ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो हम अब मैं आपसे सवाल पूछने लगी हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने अपनी तालीम मुकम्मल की, मास्टर्स की डिग्री तो ली आपने नफ्सियात में, लेकिन फिर आप जी कैलिफ़ोर्निया यूनिवर्सिटी में आ गए, यूसीएलए से जी आके आपने थिएटर की तालीम की। तो ये नफ्सियात जी से थिएटर की तरफ जाने का फ़ैसला क्या था? बेहजत थिएटर से मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेशन थी, और मेरी वालदा मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में इसलिए रहना चाहता था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज के ड्रामों में काम करता था। तो मैं बहाने बहाने से जाता था और अपनी वालदा को समझो धोखा ही देता था। और उसमें मैंने एफएससी नॉन मेडिकल तो कर ली, फिर उनके हिसाब पे मैंने एफएससी मेडिकल भी कर ली। लेकिन फिर मैंने कहा अब मैं साइकोलॉजी का एमए करूँगा और साइकोलॉजी में डॉक्टर बन जाऊँगा, एनालिसिस किया। मैं बड़ा अपनी वालदा को मैंने इस तरह से, तसल्ली वो दे भी दी। प्यार मोहब्बत में चुप हो जाती थी कि इसका दिल वहाँ जा रहा है लगने को, तो मैं वहाँ लगा रहा। तो शायद यहाँ मुनासिब होगा कि मैं आपसे ये भी बताऊँ कि मेरी यास्मीन से मुलाकात कैसे हुई। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने अगला सवाल यही करना था कि जब थिएटर में आए, या ड्रामे का शौक यास्मीन की वजह से हुआ, या उनके बगैर ही हो गया और वहाँ पे मुलाकात हुई? हुआ ये कि गवर्नमेंट कॉलेज का एनुअल ड्रामा होना था और हम सारे उर्दू के प्रमोट करने वालों ने, प्रिंसिपल सिराजुद्दीन थे, जी। उनको कायल कर लिया कि इस दफ़ा उर्दू का ड्रामा एनुअल ड्रामा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का एनुअल ड्रामा बड़ी शोहरत रखता था। अच्छा। सारा लाहौर आता था, बहुत इज्जत होती थी, गवर्नर आते थे वगैरह वगैरह। हम चाहते थे कि ये इज्जत उर्दू के ड्रामे को मिले, और कभी पहले इससे उर्दू का ड्रामा एनुअल ड्रामा नहीं हुआ था, अंग्रेज़ी के ड्रामे होते थे। खैर, तो जब हमने बहुत ज़ोर दिया तो प्रिंसिपल सिराजुद्दीन ने कहा कि अच्छा भी ठीक है, कोई तुम लोगों के पास स्क्रिप्ट भी है या नहीं है? जी। वो हमारे एक दोस्त थे सैयद ज़फ़र समदानी, वो बहुत जल्दी जल्दी लिखने वाले आदमी थे। हमने कहा जी हाँ है, था कोई नहीं। कहेंगे अच्छा। अच्छा फिर मंडे को मेरे पास लेके आओ। उस दिन ग़ालिबन ट्यूसडे या वेडनेसडे ऐसा था। हमने जाके ज़फ़र के हाथ पैर पकड़े, उससे 16 डिबिया सिगरेट के पैकेट का मुआहदा हुआ। अच्छा। उसकी मुलाजिम, उसकी एक थी केयर टेकर घर के, माई निक्की। तो अच्छा। माई निक्की को कहा गया कि भाई ज़फ़र को कमरे में बंद रखना है, खाना इसको खिड़की में से देना है, और हम में से, हम 3-4 जो लड़के थे, हाँ जी। एक पहरेदारी करेगा कि ये इधर-उधर ना हो जाए, ये हमें स्क्रिप्ट बना के दे। दुरुस्त। तो बहरहाल मैं किस्सा मुख्तसर करता हूँ कि उसने हमें स्क्रिप्ट मंडे मंडे मॉर्निंग को स्क्रिप्ट दे दिया। 5 एक्ट का ड्रामा उसने पता नहीं कैसे इतनी तेज़ी से दिन रात लग के ट्रांसलेट करके हमें दे दिया। अच्छा। मोलियर का माइज़र ड्रामा था उससे, क्योंकि कॉमेडी चलती थी तो माइज़र हमने करने का फ़ैसला कर दिया। तो हम सिराज साहब के पास पहुँच गए। सिराज साहब ज़रा थोड़े से मुतासर हुए अच्छा। कि अच्छा इनके पास स्क्रिप्ट है। इस पर उन्होंने ये कहा
उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम ये स्क्रिप्ट अच्छा है या बुरा, कैसा है, जब तक इस स्क्रिप्ट को पढ़ के सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब अप्रूव न करें, अच्छा, 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 अच्छा। मैं तुमको इजाज़त नहीं दे सकता। तो दुरुस्त। तुम जाओ और ताज साहब से, ताज साहब को उन्होंने फ़ोन किया, ताज साहब पुराने रावियन थे, बहुत गवर्नमेंट कॉलेज से मोहब्बत करते थे। जी, मैंने कहा हाँ भेज दें बच्चों को, मैं देख लूँगा स्क्रिप्ट को। तो इस तरह हम वहाँ पहुँचे। आगे की बस हम बैठे थे सीढ़ियों पे, ताज साहब आए, बड़ी शफ़क़त से उन्होंने पहुँचा दिया। और अब मुझे वो शेर याद आ रहा है, उनकी गली में हम वाह! एक काम से गए थे, हर उनकी काम से। दुरुस्त, उनकी गली में हम काम से गए थे, हर काम से गए। बिल्कुल ठीक, तो वहाँ पर ज़ाहिर है कि सैयद इम्तियाज़ अली ताज और हिजाब इम्तियाज़ अली जो है वो यास्मीन की वालिदा, यास्मीन ताहिर की वालिदा, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो यही वजह थी कि यास्मीन ताहिर एक जिसे कहना चाहिए, कैसे आप किस तरह 1-2 लफ्ज़ों में तो यास्मीन को बयान ही नहीं किया जा सकता। शाइस्तगी थी, तहज़ीब थी, वज़ादारी थी। अ, क्या-क्या लफ्ज़ कहें, बहुत सारे लफ्ज़ आते हैं उनके लिए। सभी कुछ था। अब मैं ज़रा आपको एक और भी इसका पहलू बता दूँ। जी, उस ज़माने में मैं रेडियो पे एक छोटा-मोटा सा स्टार बन चुका था। अच्छा, तो उस वजह से मुझे बहुत लड़कियों के फ़ोन आते थे। दुरुस्त। लेकिन सब इर्रेस्पॉन्सिबल सी कि मैं इतने बजे फ़ोन करूँगी, फिर नहीं किया, मैं खामख़ा बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैं कुछ उन मैं ज़रा जवानी में आप देखिए, लड़का-लड़की से तो बात करके चाहता है ना, वो करती है, नहीं करती है, तो वो इंतज़ार तो करेगा। दुरुस्त। मैं ज़रा उनसे तंग आ रहा था। इतने में एक फ़ोन आता है। अच्छा, ये फ़ोन अजीब था। ये फ़ोन व्हिस्पर्स में था, आवाज़ नहीं सुनवा रही थी लड़की। अच्छा, अब ये किस्सा काफ़ी देर चलता रहा। वो लड़की की बातें ऐसी अच्छी होती थीं, इतनी शाइस्ता होती थीं, इतनी टाइम की वो पाबंद थी कि हमारा उन सरगोशियों में ही इश्क शुरू हो गया था। वाह! वाह! वो जिस वक़्त कहती थी उस लम्हे पे फ़ोन करती थी, सारी-सारी रात, यानी यूँ समझिए कि जिस कमरे में सोता था, मेरे कज़िन्स भी वहाँ थे, जी, सारी-सारी रात हम एक-दूसरे से बात करते थे। उसने ज़बरदस्त, मुझे एक अजीब-सा ज़बरदस्त। नाम बता रखा था कि मेरा नाम तो कौसर है और मेरे वालिद जो है रेलवेज़ में काम करते हैं और हम मेयो गार्डन में रहते हैं। तो अच्छा, वो आखिर एक दिन कहने लगी कि तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मैंने कहा ये जो तुमने कह रखा है ना, ये सब फ़ुज़ूल बातें हैं। तुम वो नहीं हो जो तुम कह रही हो। जी। तुम यास्मीन हो। वो शॉक्ड हो गए, उसके हाथ से फ़ोन गिर पड़ा। वाह! वाह! बहुत खूब, बहुत खूब। कहने अच्छा, के ये इसका कैसे? मुझे नहीं इल्म था, इसका मुझे नहीं इल्म था। मुझे ये तो पता था कि आप लोगों की मोहब्बत एक मिसाली मोहब्बत थी, ये तो मुझे मालूम था। लेकिन ये किस्सा मुझे मालूम नहीं था, कभी मैंने शायद पूछा भी नहीं था इस तरह से। लेकिन बड़ी दिलचस्पी बात है। अच्छा, 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 ये तो जनाब चलिए, फिर हमारा हमारे ज़रा देखने वाले खुश होंगे इस बात को सुनकर भी। जी, बिल्कुल। बस फिर हमारा शुरू हो गया सिलसिला, ज़रा थोड़ा खुल के। बीच में कुछ, ज़ाहिर है कि उसके रिश्ते बहुत आते थे। ऐसे-ऐसे अरे! लोगों के आते थे कि हाँ, यास्मीन के बहुत रिश्ते आते रहे। मेरे जी, पास मुझे तो मालूम नौकरी ही है, नहीं थी। मुझे मालूम है, वो तो जब आपके साथ शादी में थीं और उसके बाद बच्चे भी हो चुके थे, तो हम ब रेडियो पाकिस्तान में, मैं अब सुनने वालों को बताया भी था, अपने देखने वालों को, कि बोरियों के हिसाब से खत आते थे। तो रेडियो पाकिस्तान में एक जी। ऐसा खत आया था, जिसमें एक वडेरे की तरफ से यास्मीन का रिश्ता आया था। तो और यानी वो तो ख़ैर, वो डेरे का रिश्ता तो उस वक़्त आया होगा जब उसकी शादी हो चुकी थी। एग्ज़ैक्टली, लेकिन एग्ज़ैक्टली, ये शादी मैं से 7 रन पहले की जो बात कर रही हूँ, 80s की बात कर रही हूँ। बड़े-बड़े लोगों के रिश्ते आ रहे थे, जी। और इसके लिए रिफ्यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो रहा था।
तो इसने मुझे कहा कि कहीं नौकरी तलाश करो। बहरहाल मैं किस्सा मुख्तसर करता हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे जी। नौकरी मिल गई। बहुत मैंने जतन किए, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, उसको मैंने छोड़ा अच्छा, और मैं पीआईए में मुझे मिल गई। और वो अच्छा। कैसे मिली उस कहानी को मैं रहने देता हूँ फिलहाल। जी। तो जब मिल गई तो मैंने फिर अपनी वालदा से कहा। मेरी वालदा मुझे बहुत प्यार करती थी। मैंने कहा बेटा जैसे तू चाहे वो रिश्ता लेके गई, अच्छा, वो रिश्ता लेके गई, वो रिश्ता मंजूर हो गया। और इसके ज़बरदस्त। बीच के बहुत सी कहानी है, लेकिन वो फिर कभी आपसे बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो रिश्ता मंजूर हो गया, बिल्कुल सही। फिर हमारी एंगेजमेंट हो गई। जब एंगेजमेंट हो गई तो वो एंगेजमेंट ही चल रही थी। अच्छा। एक बेटी को रुखसत करने को वालिदैन कुछ ज़्यादा हौसला तैयार नहीं नहीं हो था, रहे थे। हौसला नहीं था। बिल्कुल। इतने में मुझे रॉकफेलर फाउंडेशन से एक ऐसा फेलोशिप मिल गया जी। जो 4 साल में सिर्फ एक एशियन को दिया जाता था अच्छा, और बहुत कॉवेटेड फेलोशिप था वो। अच्छा, इधर हमारी शादी की तारीख तय हो गई। अच्छा, तो जब उनका आया तो मैंने कहा कि भई, मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया रॉकफेलर फाउंडेशन। रॉबर्ट क्रॉफोर्ड थे वो जिन्होंने किया था। जी, उन्होंने कि बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये एज़ाज़ दिया है, लेकिन मैं आ नहीं सकूँगा क्योंकि जिन तारीखों में आप बुला रहे हैं, जी। उस वक़्त मेरी शादी है और मैं अपनी शादी करते ही बीवी को यहाँ छोड़ के मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा। तो आप ये इसको फेलोशिप किसी और को दे दें। अच्छा, वहाँ से जवाब आया कि मिस्टर ताहिर, दिस स्कॉलरशिप इज़ नॉन ट्रांसफरेबल। ओह! अच्छा। You have been selected as one person in 4 years throughout Asia. अच्छा, It will, it will be wasted if you don't use it. अच्छा। To help you, ज़रा अब ये सुनिए, जी। to help you, what we can do is that if your future wife is interested in study abroad, we'll extend the fellowship to her as well. अरे वाह! ज़बरदस्त। अब मेरे पास कोई इनकार की गुंजाइश नहीं रह गई थी। हमने शादी की, हनीमून मनाया और फिर यूनिवर्सिटी चले गए दोनों। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हुई। ये बताइए कि कितने कौन-कौन से ऐसे ड्रामे थे या थिएटर था, जिसमें यास्मीन का और आपका बहुत करीबी साथ रहा? क्योंकि मैंने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम जब मैंने यास्मीन की याद में कुछ बातें कहीं, तो उस वक़्त लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि अगर यास्मीन की आवाज़ सुनाते तो बहुत अच्छा लगता। रिकॉर्डिंग तो मैंने आपके लिए रखी है जी, चुन के। जी, उनकी लास्ट मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग थी जी। वो बेगम की बिल्ली, बेगम की ताज बिल्ली साहब है। का जी, एक ड्रामा था जी, जिसमें बेगम है और बिल्ली है जी। और मैं पता नहीं हूँ या नहीं हूँ। ऐसी सिचुएशन थी। नहीं तो ज़ाहिर उसमें है जी। 3 ही कैरेक्टर हैं, बेगम, बिल्ली और मैं। हाँ, ये सही है। और कहानी बहुत मजे की है। इस बिल्ली ने हमारा सत्यानाश कर दिया है। मैं आई कांट रियली कंट्रोल इट। अब वो देखो, ओह माय गॉड, अब वो मेरा नाश्ता भी खा गई। भी आ गई। सॉरी बोलो, सॉरी इतना नुकसान कर दिया। बोलो सॉरी। सॉरी 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 क्या बोलो? मैं जाके बाजार में नाश्ता करूं? सॉरी से क्या हो जाएगा? काम डाउन, काम डाउन। काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन हाउ? तो जी, कोई और याद बेगम की बिल्ली के अलावा कोई और थिएटर का या देखिए, स्टेज के हमारे ड्रामे बहुत मकबूल थे। हम जी, दोनों इकट्ठे करते थे, लिखते भी थे और स्टेज भी करते थे, एक्ट भी करते थे। अच्छा, एक ड्रामा गैर मामूली तौर पे मशहूर हो गया था। जी, उसका नाम था आपकी तारीफ। आपकी तारीफ़, अच्छा, हाँ, वो ड्रामा जो है उसकी 100 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस हुई अच्छा, स्टेज पे। कराची में भी कुछ परफॉर्मेंस हुई और जिस दिन हम कराची से उसको ख़त्म करके लाहौर वापस आना चाहते थे और हमने ऐलान किया कि अब आखिरी शो है, तो उस दिन इतना हजूम इकट्ठा हो गया कि वहाँ लाठीचार्ज हुआ। इसी तरह से एक और जगह है जहाँ हम परफॉर्म कर रहे थे। जी, मुझे अभी उसका नाम स्लिप हो गया, ज़हन में पहले था। बूरे अ, वाला, आप तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ
हमने अनाउंस किया और वहाँ मजमे ने इनकार किया कि जी अभी तो हमने और लोगों ने देखना है, जी। इसको यही रहने चलने दें। और तो वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ। तो वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, उसकी 100 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस हुए और उसमें हमारी टीम बड़ी अच्छी थी। तो मेन कैरेक्टर तो मेरे और यास्मीन के थे जो बहुत फ़नी थे, जी। लेकिन उसमें मैं कहा करता था कि इस ड्रामे में 450 कहकहे हैं। दुरुस्त। यानी आप साल में हर रोज़ एक से ज़्यादा कहकहा आप लगा सकते हैं इसको याद करके। और ये आप और दोनों का इफ़ेक्ट लिखा भी हुआ इनका था? इतने कहके थे। और ये जी, आप दोनों का लिखा हुआ था? ये हम दोनों का था और ये एडेप्टेशन थी, एक अंग्रेज़ी का ड्रामा था, लेकिन हमने उसको बहुत उलट-पुलट कर करा के अच्छा। ऐसा कर दिया था कि मैं आपसे क्या अर्ज़ करूँ कि वो ड्रामे की वो सिन्फ़ थी जो जी। डायलॉग का ड्रामा नहीं होता, एक्शन का ड्रामा था। अच्छा, और अच्छा। हैरत की बात ये है कि ताज साहब ने, जब मैं इस ड्रामे को करने का फ़ैसला किया, तो ताज साहब ने ये कमेंट किया कि नईम का बहुत दिमाग शायद चढ़ गया है, अच्छा। ये अपनी सारी रेपुटेशन इस ड्रामे में ख़त्म कर देगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। और वो मैंने और यास्मीन ने इकट्ठे किया था, लेकिन वो हमने किया। अच्छा। उस ड्रामे में एक्शन ऐसा है कि हँस-हँस के लोग पागल हो जाते हैं। अरे! तो वो ड्रामा बहुत कामयाब आई हुआ। विश कि मैंने भी उसको देखा होता। अब कुछ बात हो जाए लाहौर नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की। आपने इस इदारे को जिसे कहना चाहिए ना बुनियाद एक दी। अ, मैं कहना बिल्कुल बजा होगा। इसकी मौजूदा शक्ल में लाने के लिए जो बुनियाद फ़राहम की, उसके बारे में कुछ बताइए? सुनने वाले ज़रूर सुनना चाहेंगे कि उसके पीछे आपकी कितनी कोशिश थी। अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल। जब मैंने टेक ओवर किया, वो मेरे टेक ओवर कैसे मैंने किया, क्यों हुआ, किस तरह, वो भी एक कहानी है जी। सुनने वाली। लेकिन बहरहाल जब मैंने उसमें टेक ओवर कर लिया, तो ये ज़मीन 7 एकड़ से सुकड़ के 4 एकड़ बन चुकी हुई थी। वो यूँ कि ये जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी थी, वो 7 एकड़ में थी। और कुछ फैज़ साहब की फ़राख दिली और गुरबा और गरीबों से हमदर्दी के नतीजे में इसके पीछे जो ज़मीन थी, उसमें कुछ महाजरीन रहते थे, उन्होंने सरेंडर कर दी उनको। तो वो 3 एकड़ तो निकल गए, बाकी रह गए 4 एकड़। जी। अब मैं तो एक दीवाना आदमी हूँ, मैं तो, मेरी प्रायोरिटी तो बस एक ही थी। अब ये लोग जो थे, ये जो प्रेज़ेंट प्रेमिसेस है अलहम्रा की, इसमें से गुज़र के माल रोड की तरफ जाते थे। अच्छा। और वो जो लॉन है जिसमें अब आर्ट गैलरी बनी हुई है, उस ज़माने में वो खुला था, उसमें एक बदरौ बहता था। अच्छा। अब मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये कमाल है कि प्रॉपर्टी हमारी है और जिसे पंजाबी में कहते हैं लांघा किसी और दा, चलता कोई और है। तो मैंने फिर एक दिन क्या किया कि मेरा जो पंजाबी जोश है वो आया और मैंने वो लेबर और मटेरियल वगैरह मंगा के एकदम चंद घंटों में संडे के वो दीवार खड़ी कर दी और रास्ता बंद कर दिया। अरे वाह! जब बंद कर दिया, तो सुना है उनके लोग बहुत गए डिप्टी कमिश्नर के पास कि जी हमारा रास्ता बंद हो गया है। तो डिप्टी कमिश्नर ने जब एग्जामिन किया, उसने कहा रास्ता तुम्हारा तो कश्मीर रोड से है, तुम यहाँ से तो एक शॉर्टकट करते हो ना। लिहाजा उनकी नहीं सुनी गई और मैं और पक्का हो गया। दूसरी तरफ से एक जो इधर जहाँ अबावारी होटल है, उस तरफ पे एक कारपेट फैक्ट्री थी। अच्छा। कार कारपेट को जब वॉश किया जाता है तो उसमें एसिड पानी में डाला जाता है। मैंने चूँकि कारपेट की एक्सपोर्ट हाँ, की है, अभी चेयरमैन केमिकल्स भी रहा होते हूँ हैं, कारपेट बिल्कुल। इंडस्ट्री का, तो मुझे उसका सारा जी। पता है। तो अब वो अपना सारा जो वॉशिंग का एसिड मिला हुआ पानी था,
वो भी अलमरा में डाल छोड़ देते थे। ओह उससे वहाँ हम ना कोई फूल उगा सकते थे, ना कोई घास, ना कुछ। मैंने उसको भी बंद करा दिया। जब ये सब बंद मैंने करा दिया, तो उसमें शेख मंजूर इलाही उस ज़माने में सेटलमेंट कमिश्नर थे। मैंने शेख साहब से कहा, मैंने कहा शेख अच्छा साहब, ये जो ज़मीन बाकी रह गई, ये जो तकरीबन 4 एकड़ है, अच्छा मैं इसको ख़रीद के परमानेंटली अलमरा के नाम करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा बहुत तो मेरी शक्ल देख के वहाँ से कहने लगे, ये लड़का भी पता नहीं क्या क्या बातें करता है। कहने लगे, क्या करते हो? नहीं, थोड़ा सा मेरा लिहाज करते थे वो ताज साहब से के ताल्लुक की वजह से। क्या करते हो? नहीं, नहीं, कैसे तुम कर सकोगे? इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। तो जी, ज़ाहिर है कि 7 लाख रुपए जिस में जगह ये मौजूद है 4 एकड़ तुम्हें 7 लाख में मिलेंगे। आप अच्छा, सोचिए कि 7 उस वक़्त लाख के और वो 7 लाख 4 एकड़ उस वक़्त 7 लाख था। तो मैंने आके अपने अकाउंटेंट से पूछा, मैंने कहा कि हमारे बैंक में बैलेंस कितना है? तो मालूम हुआ कि हमारे पास 2.5 लाख के करीब बैलेंस था। इस वजह से था कि 2 लाख की ग्रांट फैज़ साहब जाते हुए दिलवा के गए थे लाल हमरा को। अच्छा, तो हाँ, मैंने सोचा कि अब इसके 4 एक करोड़ जो है, लाख है, वो मुझे और इकट्ठा करना पड़ेगा। तो बहजत वो मैंने बस हाथ फैला के, मिन्नतें करके, हर तरह से इकट्ठा कर लिया और जाके चीफ सेटलमेंट कमिश्नर से कहा, मैंने कहा जनाब ये लीजिए और रकम हमें लीजिए, परमानेंट ट्रांसफ़र कीजिए हमारे नाम। सही। तो ये मैंने कर लिया। अब इसके आगे ये बिल्डिंग कैसे बनी या क्या, वो एक और सिलसिला है। अगर आपके पास वक्त हो तो भी मैं बताऊंगा कि वो कैसा, वो एक अजीब व गरीब सिलसिला है कि जी, ये इमारत कैसे बन गई। जी ज़रूर, अगर मुख्तसरन बता दूं? बताते चलें तो बहुत अच्छा लगे। अच्छा, इन द मीन टाइम एक और एक्शन हुआ कि गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया में कल्चरल रिलेशन की बेसिस पे हो सकते हैं। अच्छा, तो सेक्रेटरी होते थे सेंटर के शरीफ साहब, उनके महकमे में कल्चर था, तो वो एक दिन मेरे पास आए अलमरा में और मुझसे कहा कि नईम ज़रा बाहर आ जाओ, लॉन में तुमसे बात करनी है। जी, मेरी समझ में नहीं आया कि लॉन में क्यों करनी है। तो मुझे एक ख्याल आया कि सीज़र के उसके बारे में, कैसियस के बारे में देख के कहता है कि अ, क्या यॉन यॉन कैसियस इज़ अ डेंजरस मैन, he stays in the open and conspiracies are hatched in the open. अच्छा, इससे आपको ख्याल होगा कि जो कहते हैं ना दीवारों के कान होते हैं, हाँ, तो दीवारों दीवारों के के कान कान होते। समझते खबर। तो मैं बाहर चला गया। वो मुझे एक तरफ से जाके कहते हैं कि भाई प्रेसिडेंट अयूब खान ने ये फैसला किया है जी, कि हमें चाइना से ताल्लुकात पैदा करने चाहिए। चाइना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेबर जी, और तुमको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि तुम चाइना में कोई ट्रूप लेके जाओ। इतने में पता लगता है कि चाइना से एक ट्रूप आ रहा है। तो चाइना तो बहुत कल्चरली रिच और ऑर्गेनाइज मुल्क है, नेशन है। तो उन्होंने कहा कि उसकी उसकी वो चाइनीज़ एक्रोबैट्स की परफॉर्मेंस है और वो चिटागोंग से शुरू होगी और जॉन नईम ताहिर उसको अच्छा, मैनेज करो। अब तो एक्रोबैट्स की परफॉर्मेंस, 50 आदमी का ट्रुप, और कहाँ परफॉर्म करेगा? ज़मीन पे करेगा? क्या करेगा? जगह कोई भी नहीं। तो बहुत मुझे गुस्सा चढ़ा। लीडर जो था उसका, वो मिनिस्टर लेवल का लीडर था उनका, उसका नाम था चू तू नाम, चू तू नाम। तो शुतु खैर, नाम, अच्छा, उनको मैंने होटल में ठहरवा दिया और मैंने वहाँ की रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि अपनी सारी वर्कशॉप का पूरा जोर लगा के यहाँ मुझे एक प्लेटफॉर्म बना दो जिस अच्छा पे ये बाहर, हाँ, ओपन जगह पे जहाँ वो परफॉर्म कर खुले सकें। में, जी, और प्लेटफॉर्म जो है ना, जो इस तरह की परफॉर्मेंस होती है बहजत, ये एक जी, मिनिमम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एरिया है जो दुनिया भर में
वो स्टैंडर्ड है, कम से कम वो एरिया देंगे तो फिर लोग परफॉर्म कर सकते। तो कर सकेंगे। अच्छा। तो मेरे इल्म में वो था, मैं चूँकि अमेरिका से होके आया था और मेरा अपनी भी स्टडी थी और मैंने वहाँ 2 थिएटर्स में वॉलंटियर करके वर्क भी किया था और उनको बनाने में, तो मुझे इतना इल्म था कि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट क्या है। वो मैंने उतनी स्पेस उन्हें बना दी, अल्लाह का शुक्र है कि वो परफॉर्मेंसेस हो गई। अब वो वेस्ट पाकिस्तान आ रहे थे। अच्छा। बहरहाल यूँ समझो कि रो धो के किसी न किसी तरह से मैंने उनकी लाहौर में परफॉर्मेंस की तैयारी कर ली अच्छा। और जब तैयारी कर ली और उनकी एक रिहर्सल भी करवा दी, उस ओह! पे अयूब खान साहब आ गए, गवर्नर हाउस में ठहर गए और उन्होंने कहा अच्छा। कि मैं इसको लाहौर में विटनेस करूँगा और इसको मतलब एक रिस्पेक्ट देने की बात थी। तो सब, बड़ी बात है जी, बिल्कुल। हाँ, तो अयूब खान साहब आके ठहरे हुए थे गवर्नमेंट हाउस में, गवर्नर हाउस में, और उनको मैंने रिहर्सल करा के भेज दिया था। रात में जी। 2 बजे के करीब ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया, ओए होए जैसे होए! अच्छा। जैसे कुदरत ये चाहती है कि लाहौर को बहा के ले जाए। ओह! अच्छा, मैंने जब सुबह-सुबह आके देखा तो जो स्टेज मैंने बनाया हुआ था, उस पे से हर चीज़ उड़ चुकी हाँ, थी। ग्राउंड में पानी खड़ा था 1-1 फुट और प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट डोर बैठा था उनको शो देखने देखना के था। लिए। वाह! ज़बरदस्त। ये तो एक जिसे कहते हैं कि एक अपनी बड़ी ड्रामाई सिचुएशन तो वहीं बन गई होगी कि ये क्या सूरत बन गई। आप हाँ, क्या करेंगे? अच्छा, मैंने अब मेरे सदर थे जस्टिस एस ए रहमान, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं शो तो किसी न किसी तरीके से मार-पीट के करा लूँगा, जी, लेकिन प्रेज़िडेंट यहाँ मौजूद हैं। ही हैज़ सीन आवर प्रॉब्लम। आप प्रेज़िडेंट साहब से कहें कि मैंने जो प्लान करके रखा हुआ है, यहाँ हॉल और आर्ट्स काउंसिल का एक पूरा नक्शा और मॉडल बना के रखा जी। हुआ है, वो उसको दिखाएँ, उससे कहें हमें ग्रांट दे दें ताकि हम बिल्डिंग बना लें। तो जस्टिस सही। रहमान साहब तो सरकारी मुलाजिम थे, उन्होंने कहा नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, हमारा तो प्रोटोकॉल ये होता है कि पहले से ब्रीफ भेजा जाए प्रेसिडेंट को, फिर वो टाइम दे, फिर हम उससे कुछ अर्ज करें। कोई बात कर सकते हैं, राइट। तो साथ ही उन्होंने बड़ी चालाकी से कहेंगे तुम जो मर्जी करो। मैंने कहा, अच्छा अच्छा। चलो। ये आपको उन्होंने लाइन तो बता दी ना कि क्या काम कर सकते हैं, किस तरह से काम करवाया जा सकता है। बिल्कुल। मैंने मैंने बहजत ये किया कि मैंने जी। समहाउ सारी वर्कशॉप्स लगवा के रेंजर्स से ग्राउंड को खुश करवाया, जो अपने सारे रेंजर्स के कंबल लेके आए जिनसे पानी निचोड़ निचोड़ के ग्राउंड को क्वाइट किया। बहरहाल हमने इस काबिल ओह! कर दिया कि परफॉर्मेंस हो सके। तो जब प्रेसिडेंट साहब आए तो उनको जाना जी, था सीधा शो इनॉग्रेट करने के लिए। तो मैंने जुर्रत की, जी। मैंने उनका दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के मैंने उनसे कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, आई वांट टू शो यू द मॉडल ऑफ द बिल्डिंग दैट वी आर मेकिंग। जी। तो वो देख के भी हैरान हुआ कि ये यंग सा लड़का है और इसने मुझे गाड़ी से निकलते ही मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा। तो मैं उसको लेके उस मॉडल पे आ गया, उसकी तस्वीरें भी हैं और उसको एक्सप्लेन करने लगा। इससे पहले मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी पंजाब से कह रखा था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, तो वो ज़रा अच्छा। काफ़ी प्रो कल्चर था। तो उसने कहा अगर मुझे ज़रा सा भी इशारा मिल गया ना, तो सुबह को हाँ। देखना बजट हुआ होगा पैसा तुम्हारे लिए, और मैं अरे देखता वाह! रहूँगा कि इशारा होता है या नहीं होता। अब मैं अब उसको उस इशारे का इंतज़ार था, राइट। मैंने प्रेसिडेंट को ब्ला 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 सारा बता दिया कि ये हो रहा है, आप कल्चर पैक्ट्स कर रहे हैं, हमारे पास जगह कोई नहीं है वगैरह, और ये मैंने बना लिया, प्लान किया हुआ था कि यहाँ हॉल बन जाए और आप भी बाइज्जत तरीके से लोगों को बुला सकें और हम भी जा सकें। मैंने सारी बक 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 कर दी। तो मेरे साथ ही गवर्नर मूसा भी खड़ा था,
अच्छा, जस्टिस रहमान भी खड़े थे। तो ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट अयूब मूसा से कहते हैं, मूसा, दिस यंग मैन इज राइट, व्हाई कांट वी गिव देम फाइनेंसेस टू बिल्ड द न्यू फैसिलिटी। वाह! ज़बरदस्त। तो वहाँ से तजम्मल के भाई ने मुझे इशारा किया, उन्होंने कहा तेरा काम हो जी, गया। बस जी इस तरह दुरुस्त। फिर अगली सुबह असेंबली में बजट पेश होना था, और उसके बाहर अच्छा, एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ था कि इतने पैसे अलमरा को अलॉट हो गए हैं ताकि ये अपना हॉल अरे बना वाह! सके। काम पूरा कर सकें। ये तो ये ज़बरदस्त बात है। अब ये देखिए आपने जहाँ तक बुनियाद डाली मेरे से वो गलती हुई थी कि मैं कहना ये चाहती थी कि लाहौर आर्ट्स काउंसिल में, पाकिस्तान टेलीविज़न की अकेडमी में, वहाँ तो आप दरसो-तदरीस से भी वाबस्ता रहे। एक बात बताइए कि ये पुराने ज़माने में जब आप ड्रामे करते थे तो बिल्कुल सूरत-ए-हाल और थी, टेक्नोलॉजी की ये सूरत नहीं थी। अब ये डिजिटलाइज़ेशन का दौर है। 100 से ज़्यादा टेलीविज़न चैनल हैं पाकिस्तान के अंदर। अब उस वक़्त के ड्रामे की और इस वक़्त के ड्रामे के बारे में आप किस तरह से देखते हैं? और ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क भी है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ भी हैं, लेकिन आप किस तरह से कोई थोड़ा-सा मुवाज़ना करेंगे? यास्मीन टेलीविजन में इंटरेस्टेड नहीं थी। जी, उनकी आवाज़ तो आवाज़ की बात, जिसे वो कहते हैं ना रेडियो, रेडियो में वैसी आवाज़ें जी हाँ, शायद ही कोई ऐसी आवाज़ हो, बस रेडियो की इतनी जिसे कहते हैं खूबसूरत आवाज़ जिसे जो हाँ, और इतनी डेडिकेटेड थी वो अपने लिसनर्स से। जैसे आपने जी, कहा ना, बिल्कुल। बोरियां भर के खत आते थे, रात हाँ जी, भर बिल्कुल। हमारे बेडरूम में फर्श पे वो खत बिछा के एक एक खत पढ़ती थी और अंडरलाइन करती थी जिसका जवाब देना है। जिसका इतनी, जवाब देना था, बिल्कुल। मैं इसीलिए तो मैंने अपने पहले जो प्रोग्राम में यास्मीन की यादों में ये बताया, आपको भी मालूम ही होगा इस बात का कि ये यास्मीन ताहिरी थीं क्योंकि उस ज़माने में जो बीइंग अ प्रोड्यूसर और काम होता था, हम लोगों को प्रोग्राम तैयार करना होता था, वहाँ पे मौजूद होना होता था। लेकिन बोलने का उस तरह से सूरत नहीं बनती थी और मैं यूनिवर्सिटी से बिल्कुल नई-नई निकल के लाहौर रेडियो पे जब काम किया लाहौर रेडियो पाकिस्तान में, तो यास्मीन थीं जिन्होंने मुझे कहा कि behzat जो तुम्हारे बारे में बात होती है, ये प्रोग्राम के बारे में बात होती है, मैं उसको पढ़ूँगी और तुम उसका जवाब दो। और यकीन करें नईम भाई कि मैं काँप गई थी उस वक़्त कि यास्मीन ताहिर के साथ मैं बैठ के प्रोग्राम करूँगी, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये हुआ कि वहाँ से मैंने बोलना सीखा। सचमुच से कहते हैं ना कि उन्होंने हाथ पकड़ कर मेरा मुझे चलना सिखाया ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अंदर। ये ऐसी चीज़ है जो कि मैं जब तक हूँ उस वक़्त तक ये बात कहती रहूँगी और उस वक़्त तक इसको तस्लीम भी करती रहूँगी। यास्मीन में ये थी यास्मीन एक ताहिर। टैलेंट अजीब था, उसकी गुफ्तगू में तहज़ीब भी थी और बेतकल्लुफ़ी भी थी। बहुत बहुत वो बड़ी रेयर वो होती हैं जिसे कहते हैं ना मुनफ़रिद किस्म की ख़ुसूसियात थी उनके अंदर, हाँ, इंतहाई शगुफ़्ता आवाज़। सुबह के प्रोग्रामों के लिए, शाम के प्रोग्रामों के लिए, फ़ौजी भाइयों का प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, वो अंग्रेज़ों का उनकी हो, आवाज़ का अंग्रेज़ी एक का अपना ही प्रोग्राम जादू हो, था। बच्चों का प्रोग्राम माशाल्लाह जी, एमए बिल्कुल। अंग्रेज़ी थी, तो वो हर तरह के प्रोग्राम कर लेती थी। हाँ जी, वेस्टर्न म्यूज़िक का प्रोग्राम भी उन्होंने कुछ अरसा किया था, जो बहुत रात को होता था। बाद में वो मेरे ज़िम्मे वो भी प्रोग्राम था, लेकिन उस वक़्त यास्मीन नहीं करती थी, तो फिर हम दूसरे लोगों को बुलाते थे। आम तौर हाँ, पर मुझे याद है बिंदिया भी वो प्रोग्राम करने के लिए आया करती थी। तो इस तरह बहुत सारे प्रोग्राम थे, रेडियो पाकिस्तान लाहौर के बहुत सारे प्रोग्राम जो थे, वो यास्मीन ताहिर की आवाज़ के बगैर बिल्कुल अधूरे थे। तो अब आपके बेटे काम करते हैं, फ़रहान तो यहाँ तक फ़रहान ताहिर ने तो यहाँ हॉलीवुड तक में अपना नाम कमाया है। जी अली हाँ। ताहिर वहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त तरह से सामने आ रहे हैं। फ़न लगता है कि आपके जो एक ख़ानदान है ना, उसके अंदर चलने की बात है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक बात तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि मेहरान जो हमारा मंझला बेटा है, जी। वो हमारी एक तरीके से तख्लीक़कारी की बैकबोन है। वो सामने नहीं अच्छा, आता है, अच्छा। लेकिन वो लिखता है और उसके लिखे हुए सीरियल भी टेलीकास्ट हुए हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं देता। और जिसको ज़बरदस्त। जहाँ मदद की ज़रूरत होती है, हर वक़्त सबसे पहले मेहरान मदद कर रहा होता है। तो अरे वाह! मेहरान तो अमेरिका में होते हैं, वो ही इज़ एन अकाउंटेंट,
but he has जी, a मुझे very मालूम है फाइनेंस से उनका very ताल्लुक है, बड़ी अच्छी तरह से मुझे बिल्कुल ये याद है। और मुझे ये भी याद है कि जब ये बच्चे बड़े हो रहे थे और यास्मीन और मैं वहाँ लाहौर में काम कर रहे थे, 80s के आगाज़ की बात है। तो एक दिन यास्मीन आईं, कुछ उदास थीं, तो पूछा मैंने उनसे, मैंने कहा, "क्या हुआ? आज कुछ ठीक नहीं है, मूड कुछ सही नहीं लग रहा।" कहती हैं, "क्या करूँ, मैं तो नईम से बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हूँ, वो जब अमेरिका जाते हैं, एक बच्चा वहाँ छोड़ आते हैं।" तो उन दिनों आप पढ़ने के लिए पहले फरहान को, फिर मेहरान को, फिर अली को भी शायद एक-एक करके छोड़ के आए थे वहाँ। अबे दोनों को तो मैं छोड़ के आया था, सही है, क्योंकि यहाँ की जो तालीम थी, उस जी, तालीम का उस ज़माने में ज़ियाउल हक का ज़माना था। जी। और फरहान ज़रा दिलेर आदमी था, मेहरान उसके साथ होता था। एफसी कॉलेज में ये थे, अच्छा, इलेक्शन हो रहे थे यूनियन के। जमातियों के अच्छा, जमातियों के मुकाबले में कोई खड़े होने की ज़रूरत नहीं करता था। फरहान साहब खड़े हो दुरुस्त। गए और मेहरान साहब इनको सपोर्ट कर रहे थे, और ये इलेक्ट भी हो गए। अच्छा, ये इलेक्ट हो गए तो एक दिन मुझे किसी ने खैर खा ने आके बताया कि हाँ, फरहान को और मेहरान को आप आज कॉलेज ना भेजें। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? अच्छा। कहेंगे वो पुल पे क्लाशनकॉफ लेके बैठे हैं, और जहाँ ये आएंगे एफसी कॉलेज के लिए, ओह! वो इनको ख़त्म कर देंगे। हाँ जी, एक ज़माने में सियासत में बहुत दखल था ये हाँ, मुख्तलिफ़ जिसे कहते हैं स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशंस का। और असला भी होता था उनके पास। मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी में इस बात की गवाह हूँ कि मेरे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुईं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात मुझे आज भी याद हैं, जो कि मैं समझ सकती हूँ कि उस वक़्त भी वहाँ पर एक तशद्दुद की सूरत थी और हाँ। काफ़ी हंगामा रहता था तालिब इल्मों की दुनिया में भी। तो उस वक़्त 1-2 तशद्दुद के वाक़यात हो भी चुके थे। मैं ये कैसे बाप के तौर पे ये कैसे बर्दाश्त कर लेता कि मैं अपने बटे बेटे को रिस्क में डालूँ। लिहाज़ा मैं जी, दोनों को मैंने भगा दिया अमेरिका। और चूँकि फरहान तो अमेरिकन बॉर्न था, इसकी एजुकेशन फ्री थी, जी। और मेहरान की जो थी वो फिर उसकी होती थी पेमेंट। तो इनको तो भेज दिया, और फिर मैं अली को भी भेजने वाला था। अच्छा, अली का वाक़या भी वही अजीब बात है। ना। तो जिस रोज़ उसने जाना था ना, तो हमारे जी, साथ बैठ के लंच कर रहा था। शाम में उसकी फ़्लाइट थी। जी। तो शाम में हम बैठे हुए थे कि ये फ़्लाइट पे जाएगा, तो गया ही नहीं। अच्छा, यास्मीन कहने लगी, अली तुम गए नहीं, तुम्हारा तो आज फ़्लाइट थी। जी, तो अली ने कहा, जी मैं टिकट वापस कर आया हूँ, मुझसे अच्छा। आप आ दोनों की उदास आपको शक्लें छोड़ के नहीं नहीं देखी। जाना। दुरुस्त। तो अली ने ये तो फ़ैसला किया, फिर हमारे साथ ही रहा। इतनी तफ़सील से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बात करते हैं और आपने तो इतनी मुख्तलिफ़ शोबों में काम किया है कि मैं फिर ज़हमत दूँगी किसी एक और दिन, जब आपकी फ़नी जो ज़िंदगी है उसके बारे में बात की जाए। आज तो ये आपकी शख्सियत के बारे में, ख़ानदान के बारे में, यास्मीन को हमने याद किया। अब चलते-चलते एक बात ज़रूर कहिए कि ये जो हमारे आज की नौजवान नस्ल है, जो कि ड्रामे से मुंसलिक है, लिखने से मुंसलिक है, उनको उनके लिए कुछ बात कीजिए, ताकि जो उनके लिए गाइडेंस फ़राहम कर सके। क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमें हर वक़्त कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होती है, किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो कोई कुछ कहना चाहेंगे आप इनको? नौजवान नस्ल के लिए पैगाम दीजिए जिनका ताल्लुक ख़ास तौर पर ड्रामे और थिएटर और फ़िल्म से है। बहजत, एक बात तो ये है कि आपसे गुफ्तगू करके मुझे अच्छा लगता है, कुछ पुरानी यादें शेयर हो जाती हैं। तो आप जब बहुत चाहें, शुक्रिया। जब भी चाहें, 1 दफ़ा, 10 दफ़ा, 100 दफ़ा गुफ्तगू करना, मैं हाज़िर हूँ और खुशी से करूँगा। बाकी ना मुझे जहाँ बिल्कुल मालूम है इस बात। बाकी जहाँ नौजवानों की बात है, देखिए, जी, नौजवान जो किसी काम को करना चाहते हैं, और मैं अपने आप से देखता हूँ, तो वो अपना रास्ता बना लेते हैं। मैं उनको दुरुस्त। यही कहूँगा कि देखो, सोच लो, समझ लो, और जब ये तय कर लो कि ये काम करना है,
फिर उस काम को करो, कुछ भी हो जाए उसकी जी, जान ना छोड़ो, काम आखिर में हार जाता है और हो जाता है। दैट्स ट्रू। वो हाँ, आपने जितनी अपनी सारी दास्तान सुनाई, खास तौर हाँ, पर अल-हमरा के बारे में कहानी जो पूरी है, जी, तो इस बारे में हम बहुत सारी, क्योंकि आपके तो अभी ये बिल्कुल आज चंद एक बातें हम हुई हैं। अभी तो आपने इतना लिखा है, आपने इतना छपे हैं आप, उन सब के बारे में बात भी हम करेंगे नईम ताहिर से अपने अगले किसी प्रोग्राम में, ये मेरा वादा रहा। और रही बात ये कि यास्मीन ताहिर की आवाज़ आज के प्रोग्राम में ज़रूर सुनिएगा। मेरी और नईम ताहिर की मुलाकात एक बार फिर ज़रूर होगी इंशाल्लाह, और उस वक़्त हम बात करेंगे नईम ताहिर के फ़न की, नईम ताहिर के ड्रामे, थिएटर और फ़िल्म के हिसाब से जो सारी ज़िंदगी इन्होंने काम किए हैं, और जिस तरह से पढ़ाया, लिखाया और लोगों को तालीम दी, दर्स व तदरीस की भी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो नईम ताहिर साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं इससे पहले कि इजाज़त लूँ अपने सुनने वालों से, आपको याद कराती चलूँ कि बियॉन्ड विद बहजत को अ, देखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और इसके ऊपर हमें बताइएगा ज़रूर कि आप क्या-क्या चीज़ें और सुनना चाहते हैं। नईम भाई से किस तरह की और मुलाकात हम करें कि आपको अच्छा लगेगा, आप और इनसे क्या जानना चाहते हैं। यकीनन कमेंट्स करिए, मैं उसका खुद फ़र्दन-फ़र्दन जवाब भी ज़रूर लिखूँगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हम ये प्रोग्राम आप तक लाते रहें।